सलाम, नमस्ते, आदाब। 2 तरीके से सवाल होता है। एक तो हम देखते हैं बहुसंख्यक की सांप्रदायिकता, तो हुँ, उसका सबसे बड़ा खामियाज़ा हम देखते हैं कि वो अल्पसंख्यक को और ख़ासतौर से पसमानदों को मिलता है, भुगतना हुँ, पड़ता है ना? दिल्ली हुँ, दंगे या कहीं के भी, तो उसमें भुक्तभोगी। दूसरा है कि खुद पसमानदा समाज के अंदर भी सांप्रदायिकता है ना? जैसे हुँ, अभी मैं कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा-सा बाहर जा रहा हूँ। वक़ार भाई पिछली बार हमसे कह रहे थे कि ये जो हमास ने हमला किया उसकी मज़म्मत बहुत लोगों ने नहीं की। वो एक आतंकवादी हमला था। इवन कि अबाबिलों का एग्ज़ाम्पल देने लगे फ़ोटो-वोटो वक़ार भाई फ़ेसबुक पे हुँ। मैं देखा था कि अबाबिल जैसा कि पता नहीं कैसे कि अबाबिल भेजे जाएँगे, इस तरह की कुछ गज़लें-वज़लें लोग हम लगा-लगा के अबाबिलों की तरह हम खुद आएँगे। हाँ। हाँ, सॉरी। तो हुँ, तो ये भी एक समस्या है। तो दोनों पहलू है। एक तो मैं बहुसंख्यक वाली बात भी कह दिया और खुद अल्पसंख्यक के भीतर जो पसमानदाओं के भीतर जो सांप्रदायिकता है, ये भी हमारे लिए बहुत घातक है क्योंकि इसका खामियाज़ा अल्टीमेटली हमें ही भुगतना पड़ा। वक़ार भाई पहले बोल लें, हमेशा की तरह उसके बाद विनय भाई आपको जी, वक़ार भाई। बिल्कुल, 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 जी, इनको ही जी, सुनना देखिए चाहेंगे। इसको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जैसे डायरेक्ट एक्शन के नाम पे जिन्ना ने जो काम किया था, वहाँ एक स्टेट स्पॉन्सर्ड तो नहीं लेकिन एक बड़े आदमी की तरफ से, एक बड़े लीडर की तरफ से दंगे की शुरुआत कह लें या दंगा दंगा किया गया। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसको दबा दिया गया। जैसे मुस्लिम आक्रांताओं ने क्या किया इस पे तो बहुत सारी चर्चा होती है। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू सवर्ण जो राजा महाराजा रहे हैं, उन्होंने क्या जुल्म किया इस पे कोई चर्चा नहीं होती। जैसे अभी उस दिन बताया किसी ने कि बांग्लादेश में कोई जिला है, वहां कोई राजा था, उसने दाढ़ी रखने पे प्रतिबंध लगा दिया था। दूसरे एक जुला लूट करके एक बात हुई थी, जिसमें बहुत सारे पूर्वांचल और पश्चिमी बिहार के अंसारी बुनकर शहर इलाका छोड़ के जाके भिवंडी मालेगांव में जाके बस गए। उसकी कभी कोई चर्चा नहीं हुई। दूसरे मऊ से आप आते हैं अबलाओ, मऊ में जितने भी दंगे हुए वहां किसी मुसलमान निकल करके कहीं नहीं लूटने गए, न लड़ने गए। हमेशा उन्होंने डिफेंस किया है। उस पे हमारे बहुसंख्यक समाज के जो संघी बुद्धिजीवी हैं, वो ये कहते हैं कि पसमानदा ही ज्यादा सांप्रदायिक होता है कट्टर, कुछ कट्टरता कह सकते हैं, या हम उनसे अलग सोचते हैं, ये हो सकता है। क्योंकि जैसे हम मस्जिद अक्सा के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदू भाई कमजोर जगहों को तो ध्यान दे रहे हैं, जैसे मथुरा है, ये है। लेकिन मानसरोवर पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कैलाश मानसरोवर पे कोई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो चीन के कब्जे में है। और लेकिन मुसलमान वहां मस्जिद अक्सा में नमाज भी पढ़ रहा है, फिर भी उसके लिए लड़ रहा है। तो थोड़ा ये मार्शल कौमों का भी एक कॉन्सेप्ट है। और जैसे भारत का अपना एक आइडियोलॉजी है, तो हमें भारत की आइडियोलॉजी के हिसाब से भी चलना चाहिए। वो गलत हो या सही हो, एडजस्टमेंट भी एक चीज होती है। तो जैसे हमास को लेकर के भारत के लोग बहुत नाखुश थे, तो हमें हमास का जो सपोर्ट जिस तरह से था वो गलत था। लेकिन जैसे वो फलस्तीनी बच्चों के मरने पे जो खुशियां जाहिर कर रहे थे, तो वो एक रिएक्शन भी होता है। जैसे मैं एक बात कहूं बड़े खुले उससे, कि जब भारत हारा है, तो भारत के जो खासतौर से अपर क्लास के जो मुसलमान थे, वो कहीं ना कहीं हल्का हल्का मजाक ही उड़ा रहे थे, कि बहुत उड़ रहे थे, जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। तो एक जो होता ना रिएक्शन में जो चीजें होती हैं, वो भी एक चीज है। तो इसके लिए किसी का कहना था कि जो बहुसंख्यक सांप्रदायिकता होती है, वो ज्यादा खतरनाक होती है। अल्पसंख्यक वालों को तो पुलिस कभी भी ठीक कर सकती है। जी। अच्छा वक़ार भाई मेरा यहाँ पे थोड़ा ऑब्ज़र्वेशन अलग है। मैं ये देखता हूँ कि पहले हमास का समर्थन किया, उसके जवाब में भी बहुत लोग जो है नाराज़ हुए। क्योंकि देखिए मैं जहाँ पे रह रहा हूँ और जहाँ पे मैं काम करता हूँ, तो वहाँ पर लोगों ने बोला कि यार देख वहाँ पे मारा है, तुम लोग समर्थन में क्यों पोस्ट लगाते हो? तो मतलब कि मेरे हिंदू साथियों ने दिखाया कि यार ये पोस्ट क्यों आ रही है तुम लोगों की ओर से? मतलब वो तुम लोग इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो एक कमिटी मानते हैं हाँ, मुस्लिम। जी, 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 तो जी। जी, जी। तो मुझे मेरा ऑब्जर्वेशन है कि कई बार जैसे मैं अब ये क्रिकेट की बात कर लें, मैं मऊ का रहने वाला हूँ। तो मैं देखा कि यार एक बाकायदा पाकिस्तान सपोर्टर के क्लब बने होते थे हमारे यहाँ, जहाँ सिर्फ पाकिस्तान सपोर्ट सपोर्ट में बात होती थी। ठीक है? तो मुझे समझ में नहीं आता क्यों? लेकिन वो करते थे सपोर्ट।
जी नहीं विनय भाई सेम देखिए, क्वेश्चन। इसमें जी एक लाइन कह के मैं खत्म करूं। एक बड़ा कड़वा सच है कि आजादी के पहले से आजादी के बाद तक मुसलमान कांग्रेस से ढंग से जुड़ नहीं पाया। और जब जो कांग्रेस जिसको तुष्टीकरण वाली पार्टी से नहीं जुड़ पाया, तो वो आइडिया ऑफ इंडिया के साथ बहुत सारे लोग मतलब कुछ कंफर्ट फील नहीं करते उसमें। वो जो दो बाप बेटे भाग के गए दिल्ली से, वो देख का एक चावल है, दो चावल हैं, इसको देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो वहां जाके कह रहे हैं कि मैं मरने के लिए आया हूं, मुझे भारत में नहीं रहना है। वो एक मैंने और भी लोगों से बात कही है कि एक सीरियस बात है ये, इसका ध्यान दिया जाए कि भारत के मुसलमानों में कहीं ना कहीं एक जिन्ना के वायरस मौजूद है। जिन्ना ने फातिहा पढ़ा जरूर था, लेकिन सब लग रहा है मरने से रह गए थे। और उस पे जब बहुसंख्यक सांप्रदायिकता सामने आती है तो इनको मौका मिल जाता है कि हाँ, मैंने आपसे नहीं कहा था कलाम वाले मुसलमान या जिन्ना वाले मुसलमान। भाई जिन्ना वाले मुसलमान एटम बम बना रहे हैं और जो कलाम वाले मुसलमान है पंचर बना रहे हैं। इस वक्त ये भी बहुत बड़ा तगड़ा सवाल चल रहा है ये। विनय भाई जरा इस पे आप देखिएगा कि जिन्ना वाला मुसलमान एटम बम बना रहा है, 2 नोबेल लाया है। और जो बांग्लादेश में भी एक नोबेल आया है। बांग्लादेश ने जो है भारत को पिछाड़ दिया है उसमें। और पाकिस्तान अभी 4-5 साल पहले भारत से पिछड़ा है, 4-5 साल पहले भारत से पिछड़ा है पर कैपिटा इनकम में। ठीक, लेकिन जो भारत का कलाम और कयूम वाला जो मुसलमान है, जो गांधी जी के साथ था, जो नेहरू जी के साथ था, आज उसकी हालत दलित से बदतर, सच्चर कमेटी ने कहा। और पंचर पुत्र कहा ही जाता, आप जानते ही पंचर पुत्र इसको कहते हैं। इनकी गलियों से गुजर जाए तो गंदगी दिखती ही है, गरीबी दिखती है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है, इस पे सरकार को और पार्टियों को ध्यान देना चाहिए कि अगर कुछ पाकिस्तान परस्त हैं तो उन्हें इंडिया में क्या दिक्कत है कि पाकिस्तान में उससे कहा गया कि पाकिस्तान में तो खुद ही लोग मर रहे, तुम क्या करने आए हो? हाँ, तो कह रहा मैं मरने ही आया हूं। और उस सवाल को दबा दिया गया। वकार भाई एक नैरेटिव की भी बात होती है ना कि इतना जबरदस्त नैरेटिव बना दिया कि उनको लगा कि जैसे पाकिस्तान में सब कुछ, वहां पे दूध की नदियां बह रही, वहां पे जैसे जैसे आपने एक लाइन बोली, एक लाइन मैं बोलता हूँ। कहा गया कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान को मार रहे थे, इसलिए एक ऐसा देश बनाया जाए जहां मुसलमान मुसलमान को मार सके, तो पाकिस्तान बना दिया गया। तो ये भी उतना ही कड़वा सच है। नहीं, वो इधर भी बेचारे दलितों और पिछड़ों को तो मारते ही रहते ना, नक्सली बना के, कभी कुछ बना के। देखिए समझिए, जैसे जो सावड़ जो एक पॉलिटिक्स है जिसमें वो सब कुछ अच्छा अच्छा अपना दिखाता है कि हम 1,000 10,000 का 5,000 का सिलेंडर खरीद लेंगे लेकिन हम मोदी जी को जिताएंगे। तो वही तो वहां हुआ था कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। तो ये वो जाहिल है, ये पढ़े लिखे हैं। जिस देश में जेएनयू है उस देश में मोदी जी को ये कह रहे कि शेर पालना महंगा तो होता ही है। और पप्पू उनको राहुल जी को कह रहे हैं भाई गधा सस्ता तो होता है लेकिन हम गधा नहीं पाल सकते ना। तो आप इससे पाकिस्तान तो इसी सब कंटिनेंट का हिस्सा है, अलग तो है नहीं। जी जी बिल्कुल। तो चलिए विनय भाई से आगे बात करते हैं इस पे। विनय भाई आप समझ गए होंगे कॉन्टेक्स्ट पूरी बात। आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। तो ये वकार भाई की जो लाइन थी कि जिन्ना वाले एटम बम बना रहे हैं और क्या नाम था उनका, कयूम वाले कलाम वाले जो है कयूम कलाम वाले। हालांकि हमने एपीजे अब्दुल कलाम भी दिया है, ये भी एक सच है ना, उतना ही सच है कि नहीं, उतना सच नहीं है। नहीं, बस एक लाइन टोक के, कलाम साहब मतलब उन्हें वो बना करके राष्ट्रपति बना करके उनके लिए एक हाइप क्रिएट की गई। वो उस लेवल में कहीं नहीं है, नोबेल की दौड़ में बहुत दूर दूर तक नहीं है। और किसी तरह का कोई इन्वेंशन नहीं है उनका बड़े लेवल का। सुधार किया उन्होंने। जी आगे बढ़े। हाँ जी जी ठीक है विनय भाई, सुन लिया आपने जी, आगे। असल में जो वकार भाई का अपना इस पे एक नैरेटिव है वो तो है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि भारत में जो मुस्लिम की राजनीति खास करके होती रही शुरुआती दिनों से लेके और अब तक होती रही है, इसमें
कभी भी मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों ने इनको जगह नहीं दी। इसके पीछे कई कारण रहे। नीतियां जो बनी, यहाँ बने, यहाँ माइनॉरिटी के नाम पे रिप्रेजेंटेशन हर जगह रहा। इवन आईआईटी के डायरेक्टर तक रहे हैं अभी पिछले दिनों तक, कई सारे आईआईटी के वाइस चांसलर कई सारी यूनिवर्सिटियों के रहे, और उसके अलावा प्रोफेसर्स रहे, साइंटिस्ट रहे, और वाइस प्रेसिडेंट, और बाकी हम देख ही रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं, यदि वकार भाई के शब्दों में कहा जाए, कि जो लोग, जिनके पूर्वज या जिनके लोग उन दिनों सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान फॉर्मेशन की, उनसे ही जुड़े हुए लोग हैं। इसका मतलब है कि चीट भी मेरा और पट भी मेरा। मतलब वहां गए तो वहां राज कर रहे हैं, और यहाँ जो बचे वो यहाँ राज कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत एक और हुई कि जो ट्रैप में लिए, जो हमारा आंदोलन पहले चल रहा था सामाजिक न्याय का, खास करके मुस्लिम समाज के अंदर, उस सामाजिक न्याय के आंदोलन का जिस तरीके से हवा निकाला गया, वो हवा भर नहीं पाया। जब हवा भरने की कोशिश की गई, तब तक कभी सांप्रदायिक दंगा में झोंक दिया गया, कभी मुस्लिम की तरफ से, मुस्लिम जो खास करके पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं उनके तरफ से कभी कर दिया गया, कभी हिंदू पॉलिटिक्स करने वाले हैं उनके तरफ से कर दिया गया। क्योंकि पसमानदा आइडेंटिटी, मैं इसी पे फोकस करके बात करना चाह रहा हूँ वकार भाई। पसमानदा आइडेंटिटी बेसिकली सबके लिए थ्रेट क्रिएट कर सकता है। आज देख लीजिए एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन है इस देश में, सामाजिक न्याय की बात हो रही है, सोशल इंजीनियरिंग की बात हो रही है, ऐसे में एक बहुत बड़ा पुर्जा, यदि इंजीनियरिंग की बात हो तो उसमें पार्ट पुर्जा की बात होती है, मशीनरी की बात होती है। सबसे बड़ा पुर्जा जो है, जो सबसे अनटच्ड है, मतलब देखा जाए तो उसको बहुत ज्यादा ओवरवाइलिंग नहीं की गई जिस समाज को, वो पसमानदा समाज है। मतलब उसके लिए कोई स्पेशल स्कीम नहीं लाया गया, उसको अलग तरीके से उत्थान के लिए कोई नीतियां नहीं बनाई गई, उसको शिक्षा में कुछ बेहतर के लिए अवसर नहीं दिया गया, है ना, नौकरियों में उसको अलग तरीके से रिकमेंड नहीं किया गया, या उसको उसके लिए स्पेस नहीं दिया गया, बेसिकली कहा जा सकता है। तो ऐसे दौर में यदि हम बात करते हैं कि नहीं, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो है दोनों लोग एटम बम बना रहे हैं, ये हो रहा है, वो तो देखिए भारतीय समाज की सबसे बड़ी जो एक रियलिटी रही है वो कास्ट रही है, और उसको नकार नहीं सकते हैं। और न केवल भारत की, बल्कि जितने भी दक्षिण एशिया की, साउथ एशिया की जो पहचान है वो जाति से संबंधित है ही कहीं ना कहीं। तो इन सब चीजों को लेके और हमें ये देखने की जरूरत है कि क्या पाकिस्तान में ये जो कास्ट को लेके बातें हैं वो कम हुई है या बढ़ी है। क्योंकि जिन्ना साहब ने जो उस समय पाकिस्तान का फॉर्मेशन किया था और उनके साथ जितने लोग साथ दिए, खास करके अपर कास्ट के जो मुस्लिम थे, तो उन लोगों ने तो पाकिस्तान बनवा दिया, और उन लोगों ने आरोप मढ़ दिया कि भाई जुलाहे और बाकी जो छोटी जाति के जो रजील या जो बाकी जो जातियां हैं, इन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, इसलिए हमारा पाकिस्तान जो है वो छोटा रह गया, नहीं तो और वो बड़ा हो सकता था। लेकिन सवाल फिर एक आ रहा है, एक कहा जाता है कि भाई बेल पका तो कौवे के बाप का क्या, एक बात कही जाती है। पाकिस्तान बना, और जो अभी अब्दुल्ला साहब कह रहे थे कि मऊ में एक तबका है, एक ग्रुप है जो पाकिस्तान को सेलिब्रेट करता है, तो सवाल ये आता है कि वो केवल इसलिए सपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान एक मुस्लिम मुल्क है, या फिर वो इसलिए सपोर्ट करते हैं कि वहां पे जो बैठे हुए जो लोग हैं उनसे ये प्रभावित हैं। और दोनों ही स्थितियों में, चूंकि मऊ जो कस्बा है वो पसमानदा बहुल है, तो कहीं ना कहीं जो अशराफ मशीनरी है। विनय भाई, मऊ का सिर्फ एग्जांपल दिया, मऊ को एक मतलब बस एक एग्जांपल दिया, इसको ऐसा नहीं, वो एग्जांपल के रूप में ही मैं ले रहा हूँ, एग्जांपल के रूप में ही, वो सिंपल केवल समझाने के लिए। तो ये जो तबका है वो, और दूसरी तरफ हम लोग बातचीत कर चुके हैं कि केवल 2% लोग हैं 85% समुदाय से, 85% जनसंख्या में मात्र 2% या 1% है जो इस स्थिति में है कि वो समझ सके कि सही क्या है और गलत क्या है। तो इसका मतलब यह है कि 82% या 83% जो जनता है, जो वहां की या कहीं की भी, जहां कहीं भी
मुस्लिम बहुल जो इलाका है मान लीजिए, या मुस्लिम बहुल नहीं भी इलाका है, वहां ब्रेन वॉश करने वाला जो ताकत है वो कौन सा है, और उसको हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। और पसमानदा आंदोलन या किसी भी तरीके के जो सामाजिक आंदोलन चलता है, तो उसका एक काम होता है कि लोगों को जागरूक करना, दूसरा काम ये होता है कि उसके बरक्स में कोई पॉलिटिकल या सोशल जो मोबिलाइजेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट में, उसको भी खंडित करते रहना, उसकी वैलिडिटी को कमतर करते रहना। और ये काम हम ही कर सकते हैं, मतलब जो 2% जिनकी बात की जा रही है, और ये लोग जब तक नहीं करेंगे तब तक तो अगेंस्ट में जो बैठी हुई पार्टियां हैं, जो मुस्लिम के नाम पे या जो माइनॉरिटी के नाम पे जो पॉलिटिक्स करती है, उसको तो चांदी ही है, क्योंकि वो तो राष्ट्रपति भवन में भी पहुंच रहा है, आपका लोकसभा के अपर हाउस अच्छा, में, मेरे लोअर भाई, हाउस में पहुंच रहा है, राज्यपाल बन रहा है। जी, और आपकी बात मुझे समझ में आ रही है, मैं इसलिए टोक रहा हूँ जी थोड़ा आगे बढ़। जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है, अगर मतलब इस तरह एनालाइज कर रहे हैं, तो वहां पे पसमानदा जाति की क्या स्थिति है? वहां पे पसमानदा हाँ आंदोलन जैसी कोई चीज है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, अब्दुल जी सलाम जो उनको नोबेल मिला, जिसको बकर भाई बोल रहे हैं, उसको तो जी पाकिस्तान के साथ मुसलमान है ही नहीं, वो तो कादियानी हाँ था। उसको तो हाँ मुसलमान मानते, तो हम क्यों मुसलमान मान रहे हैं उसको, जब वो खुद नहीं पाकिस्तानी नहीं, उसको हाँ मुसलमान नहीं हाँ मानते? बिल्कुल। जैसे जैसे भारत में एक बड़ा तबका एपीजे कलाम साहब को भी मुसलमान नहीं मानता, ये आपको नहीं नहीं जानकारी होनी चाहिए। नहीं, वो ठीक है, लेकिन नहीं एपीजे अब्दुल नहीं, कलाम जैसे को तो जैसे हमने आप समझिए, हम जैसे हमने मीठा मीठा उसको गपगप कड़वा कड़वा नहीं नहीं सच नहीं होता है ना। नहीं नहीं नहीं, बकार अंतर है। उन्होंने अरे मुसलमान नहीं है, खुद सॉरी, वो मैं पाकिस्तान के संविधान के हिसाब से मुसलमान नहीं देखिए है, देखिए, तो आप यहाँ से कैसे मुसलमान को बोल रहे हैं? नहीं, मैं तो हाँ जैसे मेरा हम टाइम पाकिस्तान खत्म पाकिस्तानी हुआ नहीं, था, देखिए, कह रहा है कि हाँ उसमें मुसलमान एक नहीं है। मिनट, हाँ बस ठीक है। जैसे हम पाकिस्तानी नहीं है, हम पाकिस्तानी हाँ नहीं ठीक है है। ठीक है, बस उतना ही दूसरे लगता है। अब्दुल सलाम ने खुद को ये नहीं कहा कि मैं अहमदिया हूँ। नहीं कहा है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल कहा है, नहीं बिल्कुल कहा है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल जैसे अहमदिया में, अहमदियत थे, नहीं और नहीं अहमदिया डिक्लेयर थे। नहीं नहीं, अहमदिया में भी 2-3 फिरके हैं जिसमें कोई, नहीं नहीं, अच्छा वो उनको, वही उसी फिरके के थे जिस फिरके को 1974 में डिक्लेयर किया हाँ तो गया कि उनको छियो मुसलमान ना। नहीं है। हेलो, जैसे अभी वो एक अलग डिबेट है कि क्या वो हज करने नहीं नहीं, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। मैं ये बताना ये चाह रहा था कि ऐसे तो हाँ, भारत में भी बहुत से नोबेल मिले हुए हैं, अगर हम मुस्लिम को अगर हटा दे तो। नहीं नहीं, उर्दू नाम, अब उनकी इसमें एक कब्र को नया खोज नाम। रहा हूँ कि 74 में जैसे डिक्लेयर ये हो गया था कि अब वो कादियानी नहीं है, तो जब इनकी ये मर गए, जब वफात पाए, और वफात पाने के बाद जब उनको दफन किया गया, तो उनकी कब्र जाके तोड़ दिए कि भाई ये मुसलमानों की तरह क्यों इनकी कब्र है। देखिए उनके देखिए, एक परवेज हुड्बी, वो उनके शागिर्द थे, वो उनका इंटरव्यू पढ़िए, वो कह रहे हैं कि भाई नहीं नहीं, ये देखिए लील भाई, ये उनकी पाकिस्तान के अंदर की डिबेट है। जैसे बाहर में एक लफ्ज आजकल इस्तेमाल और उर्दू नाम वाले, जैसे हमारे खालिद अनीस साहब पक्के काफिर है, वो खुद कहते हैं मैं काफिर हूं, मतलब ठीक। लेकिन हम लोग जब उनको बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मुस्लिम फोल्ड में देख के बात करते हैं। जैसे उमर खालिद है, वो कह रहा है, जावेद अख्तर है, ये सब मुसलमान स्कॉलर लिख के आ रहे हैं। मैं इस पे इतनी इसका बात है, बहुत ज्यादा की नहीं। आप कलाम और जिन्ना के बीच में, मैं तो एक बार आपसे कहा था विनय भाई, ये बहुत मैं जानबूझ के इसको कर रहा हूं, क्योंकि हमें लग रहा है कि कुछ और इनको भारत को हिलाना पड़ेगा। जो स्टेब्लिशमेंट है भारत का, वो खुशफहमी में जी रहा है, हमें पाकिस्तान से मतलब नहीं है। लेकिन हमें ये तो बताना पड़ेगा, इनको लग रहा है कि पाकिस्तान में सब कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, और हमारे यहाँ के मुसलमान जो है बहुत अच्छी हालत में है। यहाँ ये बात होती है कि ये अभी कल ही एक डिबेट में था कि राशन आपको मिल रहा है कि नहीं, राशन, मकान मिल रहा है कि नहीं, सड़कें पर नहीं, सब चल रहे हैं। मैं कह रहा मंत्री क्यों नहीं दे रहे हो आप? मैंने कहा कि महंत थे, मैं क्या जियाउल हक के जमाने में भी हिंदू मंत्री था और औरंगजेब के जमाने में भी थे, लेकिन मोदी के दौर में एक भी पसमानदा मंत्री नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट में। और हमारी जो हालत है, 28 स्टेट में एक सिंगल मुख्यमंत्री नहीं है, मतलब मुसलमान भी नहीं है कि कम से कम उसके यहाँ झाड़ू बर्तन करने वाले कोई मुसलमान पहुंच जाए। होता है ना कि जैसे अगर मुसलमान मुख्यमंत्री होगा तो उसके कुछ करीबी मुसलमान फायदा उठाएंगे, लेकिन हमारे पास ना मंत्री हैं ना मुख्यमंत्री हैं, और इवन बहुत ज्यादा जातियां हैं जिनकी लोकसभा में कोई हिस्सेदारी नहीं। आप कभी नहीं सुनेंगे कोई धोबी विधायक हुआ हो या एमपी हुआ हो, या मंसूरी तक नहीं हो पाते। मंसूरी भी मेरी जानकारी में, मुझे याद नहीं कोई राज्यसभा या लोकसभा गया हो। मतलब राइन तो चले गए, एकाध अंसारी चले गए, इस वक्त अंसारी भी एकाध से ज्यादा ना होंगे। तो ये जो एक कय्यूम और कलाम के बीच का जो मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि जिन्ना वाले या कय्यूम कलाम वाले, वो सब शायर भी हो रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं, क्रिकेट वगैरह मतलब सब में तरक्की कर रहे हैं, और हमको एकदम अलग कर दिया गया है।
और सरकार और पार्टियां इसलिए भी जातियों का नाम नहीं लेती हमारे कि अलग से हिस्सा ना देना पड़े। अगर जातियों की बात करेंगे, जैसे अब वहां बात होने लगी बिहार में, अंसारी को भी चाहिए, अब खाली अंसारी को भी नहीं चाहिए, मंसूरी भी कह रहे मुझको भी चाहिए, मेरी भी इतनी आबादी है, राइन कह रहे मुझको भी चाहिए, धोबी भी पहुंच उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझको भी चाहिए। तो इसलिए लोग जातियों की बात जानबूझ के नहीं करते। ये बात अखिलेश से मेरी हुई थी, मैंने अखिलेश से कहा था कि आप इसलिए जातियों को, मुसलमानों को एक शक्ल में देख रहे हैं ताकि आपको ज्यादा लोगों को राज्यसभा ना देनी पड़े, एमएलसी ना बनाना पड़े। जैसे हिंदू में आप सबको देते हैं, जो छोटी आबादी या बड़ी आबादी सबको खुश रखना पड़ता है, और यहाँ 2-3 बिरादरियों को दे दिए तो सबका काम खत्म हो गया, फिर आपको हिस्सेदारी देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है भारत में, मुस्लिम जो अपर क्लास है उनकी तरफ से, और जो हिंदू बुद्धिजीवी हैं, नेता हैं, वो ये कह के कि हम बड़े कट्टर हैं, हम जाहिल हैं, हमारे पास समझ नहीं है, हम अपर क्लास के मुसलमानों के खिलाफ खड़े नहीं हो रहे। हमसे एक कांग्रेसी प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा था, मैंने कहा आप तो अभी भी पंडितों से शादी कराते हो, आप अभी भी पंडितों से शादी कराते हो, हमारे तो कब का इनकार हो गया कि अब कोई सैयद शेख नहीं बुलाते हम, हमारे जो मुसलमान धोबी होते हैं मौलाना वही निकाह पढ़ाते हैं। अभी भी शादियां उनके पंडितों कहने पे ही सारे लोग करते हैं ना, डेट वही रखते हैं ना, चाहे महंगा हॉल लेना पड़ जाए आपको। तो हमसे इतने अच्छे आप नहीं हैं। अच्छा, जो उधर विनय भाई, ये आपको सिर्फ आपको खासतौर से मैं कह रहा हूं, इस बात को आप समझिए, कमजोर जरूर हम लोग हैं, और कमजोर इसलिए कि हमारी किसी तरह की कोई मदद नहीं हुई। मतलब इस्लाम मुसलमानों को तोड़ने का आरोप तो अपर क्लास लगा रहा है, लेकिन आप जैसे बुद्धिजीवी को छोड़ दिया जाए तो कितने परसेंट सपा बसपा कांग्रेस, मैं कह रहा हूं भाजपा वाले हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। जो आरोप है कि आज भी मतलब फैयाज भाई जैसा आदमी मोटरसाइकिल से चलता है, अब तक कोई अगर कोई हिंदू किया होता इस तरह का काम तो मुसलमान अब तक 4-5 गाड़ी भेज दिए होते। मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूं ये विनय भाई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसमें हमको ये हमेशा डिमोलाइज करते हैं लोग। मैं आज चाह रहा हूं कि आप जैसा आदमी जो समझदार है, इस आंदोलन का साथ दिया है, इन चीजों को समझे कि हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में काम करने वाले लोग हैं। और अभी नहीं, अली अनवर साहब से पहले भी पसमानदा तहरीक चल रही थी, जिसको अली अनवर साहब ने कहा कि नहीं मैंने शुरू किया है। अभी यूनुस भाई ने निकाल के खोजा था, 79 का मामला था, वो पसमानदा के नाम से आंदोलन था। हाँ, शारिक भाई क्या अब्बू शामिल थे उसमें? उस जी जो दस्तावेज शारिक अदीब है ना, उनके अब्बू थे उसमें, तो उन्होंने ही वो शेयर किया था। ठीक, देखिए कितनी बड़ी चीज, उनके अब्बू खुद उसमें थे मौजूद, पसमानदा के नाम पे था। लेकिन जब तारीख आप नहीं लिखेंगे, लोग उसे हाईलाइट नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपसे बात बताई, जुलाह लूट पे कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई जानता भी नहीं कि आखिर जुलाहों को ही क्यों लूटा गया। पश्चिम बिहार से आप सोचिए जितने पूर्वांचल में अंसारी, उससे ज्यादा भिवंडी और मालेगांव में कैसे पहुंच गए, और वो इधर के माइग्रेटेड लोग हैं। बुरहानपुर में गए हैं लोग, उस वक्त हैदराबाद रियासत थी तो वहां सुरक्षा के लिए यहां से भाग के गए थे, हाथी होती लेके जाते थे लोग लूटने के, 10 गांव 20 गांव। तो मैंने पूछा जुलाहों क्यों लूटते थे, तो पता ये चला कि अशराफ को लूट नहीं पाते, वो गोली मार देते, अबाबिल की तरह लड़ जाते। दूसरी जो पसमानदा जातियां थी उनके पास धन ही नहीं था कि उनको लूटते। जुलाहे कमजोर भी थे, धनवान भी थे, तो इनको बाजाब्ता लूटते थे, और इसको जुलाह लूट नाम था इसका, जुलाह लूट। चलो जो, और आज भी मऊ को जो लूटा जाता है वो उसी का एक हिस्सा है। गोरखपुर से, देवरिया से लोग आते हैं बाकायदा लूटने के लिए मऊ को। और ध्यान दीजिएगा, भारत में दंगे वही हुए हैं जहां अंसारी रहे, क्योंकि वही जुलाह लूट का जो आजादी के पहले का कल्चर था, नहीं बात करता कोई इस पे। सिर्फ जहां मुसलमान आक्रांता है, अगर बाबर ने किया है तो जुम्मन का घर क्यों जलाया जाए भाई? हम तो उस वक्त भी गुलाम ही थे ना। जो हालत आपकी थी विनय भाई, वही हालत तो हमारी भी थी ना वहां हमारा तो कुछ था नहीं। इन चीजों पे आपसे मैं कह रहा हूं, इसको एक अलग जाविये में थोड़ा सा कुछ चीजों को देखिए, क्योंकि एक लाइन बनाई अली अनवर साहब जैसे लोगों ने, कि अली अनवर साहब जैसे खुद कम्युनिस्ट बैकग्राउंड से थे, उन्होंने ना तो इस्लाम को पढ़ा था, ना इस्लामी तारीख जानते हैं, ना इस्लामी मुआशरा, जो इस्लामी मुआशरा है उसको नहीं जानते। उनका जो रहन सहन था वो
अलग तरह का था, वो बीड़ी मजदूरी से शुरू करके कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़ करके वो मतलब वो हिंदुआ मुसलमान हम लोग कहे जाते हैं, वो हिंदुआ मुसलमान, उन्हें उर्दू भी नहीं आती। हिंदुआना है। हाँ। हाँ, हिंदुआना। तो अब उनको उर्दू भी नहीं आती है, तो बहुत सारी चीजों को नहीं जानते हैं। जितना जानते थे उन्होंने किया, कुछ ट्रांसलेशन इधर उधर से लेके आए, लेकिन हम हुए मौलाना फलाही साहब हुए, हम लोग दोनों लोग मुस्लिम बैकग्राउंड से, जो असली वो मदरसे से आते हैं, और हम लोग भी मदरसे के नाज़ वो रहे हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर लोग की औलाद है, बदलुम के। तो हम लोग उस पूरे समाजियात को जानते हैं, मुसलमानों की कमियां भी जानते हैं, मुसलमानों की अच्छाइयां भी जानते हैं। और हमारे ऊपर अच्छा, उर्दू में बहुत सारी चीजें मिलती हैं अभी भी, उर्दू में अभी भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो आपको हिंदी इंग्लिश में नहीं मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारा ट्रांसलेशन जो पिछले दिनों हुआ है अभी हिंदी इंग्लिश तक नहीं पहुंचा है, तो एक अलग नॉलेज होती है, उर्दू अखबार की एक अलग न्यूज होती है जो आपको हिंदी में नहीं मिलेगी। तो हम लोग उर्दू भी पढ़ते हैं ना, थोड़ी अलग नॉलेज होती है। इसको समझिए कि मुसलमानों में जो पसमानदा आंदोलन है वो बड़ा मजबूत रहा है, लगातार इनकार किया है उसने, लगातार इनकार किया अशराफियत का, पूरा वहाबी आंदोलन उसी पे खड़ा हुआ है, जो वहाबी हैं, लेकिन हिंदू फोल्ड की तरफ से हमारी मदद नहीं की गई। और मैं चाहता हूं इसी पे आप आगे भी लोगों से बात करें कि दो लोग तो यही जी विनय भाई असल में हाँ, एक दो चीजें रही है कि जो हम किसी से आशा करते हैं ना, केवल वो आशा जब तक हम लीड नहीं, क्योंकि अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, और जब तक हम अपने अंदर बैठे हुए हमारे जो दलाल हैं उनको हम सेट नहीं करेंगे, उनसे सवाल नहीं करेंगे, उनको हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारी बात बनेगी नहीं। आप देखिए कि जब से आप लोग मुखर हुए, आप हो गए प्रोफेसर मसूद आलम फलाही साहब हो गए, उनकी किताब क्रांति कर दी पूरा, जितने भी एकेडमिक्स में खास करके पोस्ट मंडल, मतलब 90 के बाद की जो जमात है जो यूनिवर्सिटी में पहुंची, पढ़ी, उसको किसी तरीके से नौकरी मिल गई कहीं कहीं, तो उसने अपनी जड़ की तरफ तलाशनी शुरू की। और मटेरियल तो मिलता नहीं था क्योंकि लिखने कोई देता नहीं था इस मुद्दे पे, पसमंदा की जो स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उनके अंदर जो जाति को लेके समस्याएं हैं, उस पे न के बराबर लिखा गया। इसके पीछे कई कारण रहे कि इस पे लेखनी करने वाले लोगों को अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया जाता था, चाहे वो एकेडमिक्स में है तो उनको अलग अलग तरीके से पनिशमेंट दिया जाता था, उनके प्रमोशन रोक दिए जाते थे, उनको टर्मिनेट कर दिए जाते थे। सबसे बड़ा उदाहरण एजाज अहमद साहब थे, जो अभी पिछले दिनों जिनका इंतकाल हो गया जेएनयू में। वो इवन वो पसमंदा नहीं थे, लेकिन वो मुस्लिम धोबी कम्युनिटी को लेके उनका जो एक्सपीरियंस रहा लाइफ में, उसको लेके वो बड़ा रिबेलियस हुए और बहुत लिखते रहते थे। और मेरी कई मुलाकात हुई कई दफे, तो वो चीजें बताते थे मुझे बहुत, उन्होंने भी मुझे एनरिच किया, मुझे बहुत ज्ञान वो भी देते रहते थे इस मुद्दों पे। तो इन सब चीजों को पहले स्पेस नहीं मिलता था, स्पेस नहीं मिलने की वजह से ये चीजें आगे बढ़ती नहीं थी। आप देखिए मसूद साहब एक ऐसे विश्वविद्यालय में थे देश के, जेएनयू में, जिसकी बात आप कर रहे थे, जिसको सेकुलरिज्म का गढ़ माना जाता है, सामाजिक न्याय का गढ़ माना जाता है, जहाँ पे हर तरीके की तहरीक और हर तरीके की डिबेट को स्पेस दिया जाता था। मसूद साहब की किताब की वजह से उनको इतना प्रताड़ित किया गया, ये समझ लीजिए कि ओवर क्वालिफाइड होते हुए भी जेएनयू एडमिशन नहीं पाए, और जेएनयू से तो उनको निकाला ही गया, बल्कि ऐसी कोई कोर कसर अशराफ तबके ने नहीं छोड़ी कि वो तबाह ना हो जाए, मतलब वो लिखना पढ़ना छोड़ दें, पढ़ाई लिखाई से वो दूर हो जाएं। चूंकि जाहिर सी बात है कि इस तरीके की सोच बहुत कम लोगों में होती है। जैसे कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि 2% लोग ही समझदार होते हैं, और उस 2% में 0.something% ऐसे लोग होते हैं, मसूद आलम फलाही साहब जैसे होते हैं, आप जैसे लोग होते हैं, या फिर इस तरीके की जितनी भी लेखनी कर रहे हैं वैसे लोग होते हैं, अब्दुल्ला मंसूर साहब होते हैं। तो ये सब आवाजें दबाई जाती थी, और मसूद साहब या जो कोई भी एक्टिविस्ट है वो बहुत वेल ऑफ फैमिली से नहीं है। वेल ऑफ फैमिली से होता तो उसकी एक अलग तरीके की अपनी, फिर उसके अंदर भी अशराफियत उसके अंदर समा गई होती,
और हो सकता है कि इतने धारदार तरीके से अपने लेखनी नहीं करता, और उसकी जो अपनी अस्मिता है खास करके जाति को लेके या फिर उसके अपने पृष्ठभूमि को लेके, वो उसको अपने लेखनी में उभारता नहीं, और नहीं उभारता तो किसी भी अशराफ को या भी जो सेकुलर धड़ा है हिंदुओं की, उनको कोई दिक्कत नहीं होती इससे, क्योंकि मुस्लिम पे बात हो तो अच्छा है, उनके खेमे में जाएगी, उनकी राजनीतिक लाइन और लंबी होगी। लेकिन उन्होंने लिखी तो इनको क्या हुआ कि वहां एडमिशन से भी हटाया गया और इनको नौकरी करने के लिए विदेश में जाना पड़ा। आपको पता होगा कि स्कूल से इन्होंने नौकरी की शुरुआत की थी। इतना क्वालिफाइड व्यक्ति को जाके और सर्वाइवल के लिए विदेश जाना पड़ा। इंडिया में इतना क्वालिफाइड यदि कोई अशराफ रहता, वो भी अरबी पढ़े हुए, मदरसा बैकग्राउंड से पढ़े हुए, सामाजिक विषयों पे, सोशल साइंस में इतना इंटेंसिव, इतना गूढ़ रहस्यों को सामने लाके और किताब लिखे जो आज रेफरेंस बुक बनी हुई है, और तमाम देश, दुनिया के तमाम विश्वविद्यालयों में इस पे काम हो रहे हैं, ये सब हो रहे हैं। और इनकी जब नौकरी लगी, नौकरी लगने के बाद भाई कहीं भी नौकरी तो 1 या 2 साल में प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इनको लोगों ने प्रताड़ित किया साजिशन। अब सोचिए, प्रताड़ित करके और इनको लटका के रखा, इनको तमाम तरीके से जितना हो सकता फजीहत करना कि ये है, ऐसा है, वैसा है, इस तरीके से की गई। आप सोच सकते हैं अभी जो मौका आया है, तो मेरा सवाल तो ये है ही नहीं कि उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है या किस तरीके से ये है। हमारा सबसे पहला है, चूंकि टॉपिक ही जिस तरीके से रखा गया है ना, इसीलिए इसको रखा गया था कि एक तरफ तो हमारा कद बढ़ रहा है, मतलब हमारी संख्या भी अनुपातिक रूप से ठीक ठाक है, और दूसरा हमारी चर्चाएं भी होती रही है, हमारे वोट से चीजें डिसाइड होती है। लेकिन दूसरी तरफ इन तमाम सारे दायरे को बढ़ाने के बाद हमें हमारा जो हक है वो नहीं दिया जाता है, और हक दिया भी जाता है माइनॉरिटी के नाम पे, तो वो चंद लोग, चंद घराने कह लीजिए, वो इसको खा के हजम कर जाते हैं, और वो इस फिराक में रहते हैं कि अगला स्टंट हम क्या करें कि इससे आने वाले समय में उनकी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स और मजबूत होती रहे। हिंदू जो सामाजिक न्याय के लोग हैं या सेकुलर जो लोग हैं, उन लोगों की गलतियां तो अक्षम्य है ही, क्योंकि उन लोगों ने सामाजिक न्याय की बात की तो केवल हिंदुओं के अंदर की, उनके जो अपने भाई हैं जो उनको वोट देते हैं उनके बारे में उन्होंने कभी नहीं की। अब सवाल ये आता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी यदि बात कर रही है, किसी भी रूप में हमें स्पेस मिल रहा है खड़ा होने का, तो उस स्पेस को हमें स्कटल करना है, मतलब उस स्पेस को हमें कब्जा करना है। जब तक हम स्पेस को कब्जा नहीं करेंगे, तब तक हम अपना लिटरेचर तैयार नहीं करेंगे, तब तक अपना हम अलग तरीके का हम एक प्लेटफॉर्म तैयार नहीं किया। जब प्लेटफॉर्म तैयार नहीं होगा तो ये समझ लीजिए कि केवल दोषारोपण हम करते रहेंगे कि हमको ये वक्त नहीं दिया, हमको ये सपोर्ट नहीं किया। आप अभी देखिए कि जिस तरीके से अब्दुल्ला साहब पसमानदा डेमोक्रेसी के माध्यम से निरंतर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, मसूद साहब निरंतर जागरूक करने का काम कर रहे हैं, उसमें एक आपका बहुत अहम नाम है वकार भाई का। आप तमाम तरीके के संघर्षों से जूझते हुए भी आप पे बैक टू सोसाइटी के लिए रात दिन लगे रहते हैं, बहुत बड़ी बात है। फयाज साहब का आपने नाम लिया, फयाज साहब शिद्दत के साथ लगे रहते हैं। बहुत सारा इसमें नाम है, अनेकों नाम दिनों दिन जुड़ते जा रहे हैं। सोचिए कि कुछ दिन पहले तक कि जब स्पेस नहीं मिला था, तो इसमें से कोई भी व्यक्ति खुल के इतना हिम्मत करके और आके केवल पसमानदा आइडेंटिटी बात करने की हिम्मत नहीं करता था। मुझे यही लग रहा है, क्योंकि इनको डर रहता था कि जैसे ही पसमानदा पे ज्यादा हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, वैसे ही अलग अलग पार्टियों में बैठे हुए जो अशराफ हैं वो हमें मसल देंगे और अलग अलग तरीके से हमें डैमेज कर देंगे। इवन सांप्रदायिकता का समाधान पसमानदा आंदोलन के पास क्या है? देखिए, हम कम से कम देखिए, पूरे देश में मुसलमान जो पसमानदा है वो हिंदुओं के साथ ही रहता है, ठीक, उनके साथ वो शादी ब्याह से लेके हर जगह शामिल होता है। मेरे अपने जैसे हमारे गांव में जो हिंदू लोग थे उनके साथ हमारे बड़े अच्छे संबंध थे, और जो गांव के रौतारा थे, आप गए होंगे रौतारा बस्ती की तरफ, तो हमारे वालिद साहब से सलाम दुआ तो थे, लेकिन कभी शादी में वो लोगों का आना जाना नहीं था। अभी रिसेंटली एक शादी हुई है, लड़की उसकी भतीजी की शादी हुई है, वो हमारे घर भी आके कई दिन रुकी है, लेकिन औरतों को शादी में नहीं पूछा गया था, सिर्फ मर्दों को पूछा था उन्होंने। तो हमारा अशराफों तो कोई रिश्ता ही नहीं है,
हाँ, हिंदू जानबूझ करके, मैं कहूंगा, मैं खुला आरोप लगा रहा हूं, इसको मत काटिएगा, कि वो हमें अशराफों की तरफ फेंकता है। मतलब हमको चारा बना के या जैसे भी मजबूर करके हमें अशराफों की तरफ फेंकता है कि भागो उधर ही जाओ। अगर वो थोड़ा सा कर दे तो हमारे भारत का जो मुसलमान है, मूल निवासी, फैयाद भाई जिसको कहते हैं देशज पसमानदा, उसे हिंदुओं से कभी कोई दिक्कत नहीं रही है। लेकिन अब असल में आप एक तरफ, हाँ, ये जो फेंकने वाला काम है, कि अगर हमने बलराम यादव का सपोर्ट किया है तो बलराम यादव को जीवन भर, यानी उनकी बिरादरी को एक एहसान मालन कोटला टाइप का मानना चाहिए कि हम अपने अशराफों के इतर जाकर के हमने आपका सपोर्ट किया है। अगर हमने मोदी जी की तारीफ की है तो किसी एक एक्टिविस्ट को जो ज्यादा बीजेपी की तरफ दिखाई दे रहा है, उसको ही कोई जगह दे दे आप। लेकिन ये दुनिया में अकेला हो रहा है। देखिए, एक चीज समझिएगा, दुनिया में हमारे साथ जो हो रहा है वो अकेला हो रहा है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है कि इतने आंदोलन के बाद कोई ना कोई जगह मिल जाती है। अमेरिका में भी आप देखते हैं, मैल्कम एक्स से लेकर के और भी बहुत सारी चीजें हुई, यूरोप वगैरह में भी बहुत कुछ है, या फलस्तीन को लेकर के यूरोप में आप देख रहे हैं किस लेवल का धरना प्रदर्शन हो रहा है। ऐसा नहीं कि अरे हमारे अभी इस लायक कहाँ है, हो अगर रहा अरब है वाले, इंडिया में तो, अभी इंडिया में तो पसमंदा को लेके अभी चर्चा ही नहीं हो रही है। अब देखिए कि पसमंदा नहीं नहीं, देखिए पे हमारे अभी अब्दुल्ला हमारे ऊपर, साहब देखिए हमारे बड़े ऊपर इसके सीएनएन गवाह ने, हैं एक मिनट, कि कोई बोलने सीएनएन के ने लिए तैयार नहीं हो रहा है। नहीं, अभी कोई अल बोलने के लिए जजीरा तैयार, ने, जबकि देश का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री पसमंदा शब्द का प्रयोग करके अगर और किसी खुला आह्वान कर एक रहा है अगर कि किसी सारे लोग एक जिस व्यक्ति की तरीके से कोई अपनी बात छोटी मेरे विनय सामने भाई, रख रहे हैं, आप भी रखो। विनय भाई, मैं कह रहा हूं ना, जी। जैसे फलाही साहब हैं, उनको कहीं का वीसी बना दिए होते। इतनी बड़ी किताब लिखा उन्होंने, जिसपे नोबेल मिल सकता था, जिसपे नोबेल मिल सकता था, हाँ खैर, उनकी किताब तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मतलब देखा जाए तो जिसपे पूरी नोबेल मिल दुनिया में सकता जो था जी। इस्लाम के अंदर कास्ट है उसको उन्होंने एक तरीके से मदरसे से लेके और सबसे मॉडर्न एजुकेशन का जो एक रिसर्च पर्सपेक्टिव है उसमें उसको एलाबोरेट करने का उन्होंने काम किया है। तो इस पे तो मिलना ही चाहिए उनको, जी, मैं दुनिया कह का रहा हूँ सबसे बड़ा पुरस्कार मिलना चाहिए। जिसपे नोबेल मिलना चाहिए था उस पे वीसी तक नहीं मिल पा रहा है। जिसपे नोबेल मिलना चाहिए था उस पे वीसी तक नहीं मिल पा रहा है। फैयाज तो साहब अब तो हैं, देखिए, तो वहां भी वसीम इब्राहिम साहब हैं। देखिए, वहां भी आप देखिए ना, सारे अशराफ लोग जाके वहां भी बैठे हुए हैं और वो नहीं नहीं कह रहे हैं नहीं कि भाई नहीं हम तो नहीं नहीं, हम तो अच्छा, इस जिसको बैठे, हमें तो इंद्रेश कुछ मिल ही कुमार नहीं रहा जी है, तुम हो, क्यों वकार बैठे चाहे भाई हो। को मोदी जी हो, वकार भाई को बोलने दीजिए एक बार। हाँ, वकार भाई अपनी बात हाँ, पूरी कर ले। विनय भाई, हाँ जैसे मोदी जी इतने कमजोर नहीं है, जब उन्होंने मुख्तार नकवी, मोहसिन रजा को साइड कर दिया है, तो उन्हें फलाही साहब को, मौलाना मसूद आलम फलाही साहब को वीसी बनाने में कोई दिक्कत नहीं। बस एक बार कहने की जरूरत है। हाँ, ये मान सकते हैं कि उन्हें भी एक मजदूर चाहिए, चिकन वाला चाहिए, पंचर वाला चाहिए, इसलिए हमें स्पेस नहीं मिल रहा है। वरना इतना सब कुछ होने के बाद कि भाई फैयाज साहब को धमकी तक मिली वहां से, उनके लोकल जगह से, बहुत कुछ दिक्कत में वो चल रहे हैं। हमारी तरफ से भी दिक्कत है, हम लोगों में भी आपस में भी दिक्कत हो गई, भाई वो बीजेपी तरफ ज्यादा चले गए। उसके बावजूद भी बीजेपी ने कोई जगह नहीं दिया। और बीजेपी और जो संघी हैं या दक्षिणपंथी हैं, उसने जो वसीम रिजवी के साथ काम किया है, वो बेचारा इतनी मेहनत से हिंदू बना, सब कुछ किया धरा, उसको नरसिम्हानंद ने उसका साथ छोड़ दिया कि भैया मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, मैं खुद ही जा रहा हूं। ये चीज इसको समझिए। भारत में विश्व गुरु और टॉलरेंस की जो अच्छाइयां बहुत सारी गिनाई जाती हैं वो अलग है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इसको देखिए। दारा शिकोह की भी उस तरह मदद नहीं हुई जिस तरह की जरूरत थी। दारा शिकोह की भी उस तरह मदद नहीं हुई जिसकी जरूरत थी। और हमारे जो लोग आंदोलन में हैं, जो प्रो बीजेपी कहे जा रहे हैं, खुल के बीजेपी वाले कहे जा रहे हैं, जिन्हें कल समाज में दिक्कत हो जाएगी समाज के साथ उठने बैठने पर अगर सरकार बदली तो, उसके बावजूद भी भाजपा ने कोई जगह नहीं दिया। और कांग्रेस ने भी, अनीस अंसारी जैसे लोग जो इस आंदोलन से जुड़े हैं और कांग्रेसी भी हैं, उनको कोई स्पेस नहीं दे रही है। सादाब अख्तर करके एक लड़का था, बहुत मुखर लिखता था, राणा प्रताप के खानदान का भी बन गया, मुजफ्फरनगर का था, एकदम बंद कर दिया उसने, अपनी पूरा आंदोलन बंद करके चुपचाप बैठ गया है। तो देखिए, मैं बार बार ये कहूंगा कि अगर बाहर से मदद नहीं होगी तो मामला खत्म हो जाएगा। और इस मामले में बहुसंख्यक जो हमारा समाज है उसकी तरफ हमको निराशा मिल रही है। और इसलिए मैं आपसे बार बार ये बात दोहरा रहा हूं, इससे ज्यादा मैं कह रहा हूं कि आप जब इस बात को उठाएंगे तो डिबेट होगी उस पर। हम लोग बात करेंगे तो हमको हो सकता है पाकिस्तानी कह दिया जाए,
और भी कुछ कह दिया जाए, लेकिन आप जब कुछ सवालों को उठाएंगे, दुनिया में, जैसे मेरा ये कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान कौम पसमानदा मुसलमान है पूरे दुनिया में। और मैंने आईबी अधिकारियों के सामने बात रखी थी कि बर्मा में जो रोहिंग्या हैं, उनसे ज्यादा परेशान हम लोग हैं। रोहिंग्या तो फौज पे हमला कर रहे थे, रोहिंग्या आज भी फौज पे हमला कर रहे हैं, जो वहां की फौज है, और हम तो पुलिस के सामने भी पेशाब कर देते हैं। हम तो डरते हैं, डीएम को ज्ञापन नहीं दे पाते हैं। ऐसा सीधा साधा मुसलमान, ऐसे सीधे साधे लोग विनय भाई दुनिया में कहीं मिलेंगे क्या? हम लोग साथ ये तो नहीं हो गया कि तुम इतने भले हो कि बुरे लगते हो। विनय भाई, तुम इतने भले हो कि बुरे लगते हो। अच्छा वकार भाई, एक तो कम्युनिज्म पे और हमने इस पे नहीं देखिए, राजनीतिक उस पे बात की है। विनय भाई बोले हम अभी समाधान की ओर जा रहे हैं कि पसमानदा आंदोलन कामयाब होता है तो सांप्रदायिकता पर क्या असर पड़ेगा, जैसे कि आप वकार भाई ने बताया कि क्योंकि उन्हीं के साथ उठते बैठते हैं, और हम जब जाति को ही आधार बना लेंगे तो धर्म कमजोर होगा, धर्म की जो पकड़ है कमजोर होगी, धार्मिक पहचान कमजोर होगी, पसमानदा पहचान बढ़ेगी, तो जो साथ उठते बैठते उनसे हमारी नजदीकी बढ़ जाएंगी। दूसरी बात जो वकार भाई ने कही कि राजनीतिक रूप से हम अगर आगे आएंगे तो उसका क्या असर पड़ेगा, उसका असर पड़ेगा कि वो विचारधारा है जो जिन्ना के वायरस, जो बार बार बोल रहे हैं कि जिन्ना का जो वायरस है वो कमजोर हो जाए। अच्छा, इस पे बड़ी अच्छी किताब थी, देखिए मैं रखा मेरा दिखाने के लिए, मैं भी पढ़ना नहीं शुरू किया हूँ, इश्तियाक साहब की किताब है, मैंने मंगा लिया है जिन्ना की, और तो इसको मैं पढ़ना नहीं शुरू किया, पढ़ेंगे तो इस पर भी चर्चा की जाएगी।